किसी जंगल में एक परिवार रहता था। उस परिवार में चिंकू बंदर, उसकी बहन चिंकी खरगोश और उसकी मम्मी सोनी लोमड़ी और चिंकू के पापा अनुज हाथी रहते थे। सभी के सभी चिंकू बंदर से बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि वह किसी की बात नहीं सुनता था और न ही किसी की बात मानता था। वह बस अपनी ही मन की करता था। एक दिन सोनी, बेटा चिंकू और चिंकी, चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। आज वैसे भी तुम दोनों का टेस्ट है ना, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चिंकू बंदर और चिंकी खरगोश दोनों तैयार हो जाते हैं और स्कूल चले जाते हैं। वहाँ से आते समय चिंकू को बहुत तेज भूख लगती है, तो वह अपनी मम्मी से कहता है, चिंकू मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दीजिए ना, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ। चिंकू ऐसा कहकर टीवी देखना शुरू कर देता है। तभी वह देखता है कि उसकी टीवी पर फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन की फिल्म आ रही है, तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी टीवी देखने लगता है। मूवी देखते हुए उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। सोनी, चिंकू बेटा ये लो खाना खा लो, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी थी ना। चिंकू, हाँ मम्मी आप खाना टेबल पर रख दो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। सोनी, बेटा पहले खाना खा लो, टीवी तो बाद में भी देख सकते हो ना। चिंकू, नहीं मम्मी आज मेरे सुपर हीरो सुपरमैन की मूवी आ रही है, इसलिए मैं आज तो मूवी देखूंगा। आप खाना टेबल पर रख दो, मैं खा लूंगा मम्मी। सोनी लोमड़ी खाना टेबल पर रखकर चली जाती है। चिंकू मूवी देखने के चक्कर में खाना खाना भी भूल जाता है। बहुत देर के बाद जब मम्मी घर वापस आती है तो देखती है कि खाना तो वैसा का वैसा ही रखा है। यह देख वह बहुत गुस्सा होती है। सोनी, चिंकू टीवी को बंद करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, समझे? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी ना, ये खाना क्यों नहीं खाया अब तक? तुम्हें कोई भूख नहीं लगी थी, चलो पढ़ाई करो। चिंकी भी पढ़ रही है ना, जाओ कमरे में। चिंकू, मम्मी मैं एक सुपर हीरो हूँ और सुपर हीरो को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती है, वह बहुत ताकतवर होता है जैसे कि मैं हूँ। आप जाओ और मुझे सुपरमैन की मूवी देखने दो। सोनी गुस्सा होकर अपने रूम में आती है और अनुज से कहती है, सोनी, देखिए सोनू जब से स्कूल से आया है तब से टीवी में ही लगा हुआ है, खाना भी नहीं खाया और पढ़ने भी नहीं जा रहा है। अब आप ही उसे समझाइए, मैं तो उसे समझा कर थक गई हूँ। अनुज तुम उदास मत हो, मैं भी चिंकू को समझाता हूँ। अनुज चिंकी को समझाने के लिए जाता है, मगर चिंकू को तो सुपरमैन का भूत सवार हो गया था, इसलिए वह वहाँ किसी की नहीं सुनने वाला था। अनुज भी हार मानकर अपने रूम में आ जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन दादाजी घर पर आते हैं और अनुज और सोनी से उदासी की वजह पूछते हैं, तो अनुज और सोनी सब बता देते हैं। अशोक, तुम फिक्र मत करो, मैं भी चिंकू को ठीक कर देता हूँ। शहर दादाजी घर के बाहर आते हैं और बिजली की सप्लाई बंद कर देते हैं और पूरे घर की लाइट भाग जाती है। चिंकू, ये क्या हुआ, लाइट कैसे चली गई? अभी तो सुपरमैन बैटमैन को मारने ही वाला था। अशोक, अरे चिंकू रोते क्यों हो? लाइट भाग गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें सुपरमैन के जैसे एक गेम खिलवाता हूँ, तुम्हें उसमें बहुत मजा आएगा, मगर पहले जाओ चिंकी को बुला लाओ। चिंकू, ठीक है दादाजी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ चिंकी को। चिंकी बंदर भाग कर चिंकी खरगोश को बुला लाता है और शेर दादाजी कहते हैं, अशोक बच्चों, पहला खेल है दिमाग का। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, जिसने भी ज्यादा सही जवाब दिए वो जीत जाएगा। तो चलो बच्चों बताओ कि ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? दोनों थोड़ा सोचते हैं। चिंकू अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर देता है, मगर तभी चिंकी कहती है, चिंकी, दादाजी 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अशोक, बिल्कुल सही चिंकी। अब अगला सवाल, तो बताओ कि वो 5 वोवेल्स कौन से हैं? चिंकी, दादाजी AEIOU। वाह चिंकी, तुम तो जीत गई। चलो अब अगला गेम खेलते हैं, आर्म रेसलिंग। चिंकू, दादाजी देखना, इसमें तो मैं बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। अशोक, अभी से फैसला कर लिया तुमने, पहले खेल तो शुरू करो। दोनों आर्म रेसलिंग शुरू करते हैं, मगर चिंकी इसमें भी जीत जाती है। चिंकी, ये जीत गई, मैंने भैया को हरा दिया। चिंकू, मैं चिंकी से कैसे हार सकता हूँ, मैं तो एक सुपर हीरो हूँ। अशोक, चिंकू बेटा, सुपर हीरो कोई भी ऐसे ही नहीं बन जाता, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ पढ़े। तुम चिंकी से इसलिए हारे क्योंकि तुमने खाना भी नहीं खाया था और तुम पढ़ते भी नहीं हो। सुपरमैन अपने खाने का बहुत ध्यान रखता है, तभी तो वह इतना ताकतवर है और वह तुम्हारी तरह पढ़ाई से दूर भी नहीं भागता, बल्कि वह चिंकी की तरह पढ़ाई करता है, तभी तो वो इतना इंटेलिजेंट है और एक सुपर हीरो है। चिंकू, मैं समझ गया दादाजी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद से चिंकू बंदर मन लगाकर पढ़ता और खेलता। सभी अब बहुत खुश थे। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था।
सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। सिरपुर के जंगल में पीलू चिड़िया संतरे की खेती किया करती थी। उसके संतरों की खुशबू से पक्षियों को बहुत लालच आता था। उसके संतरे पूरे जंगल में बहुत स्वादिष्ट होते थे और उसे बेचकर उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी। उसी जंगल में
सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। एक दिन सुंदरी कालू के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। वे दोनों लालच भरी निगाहों से पीलू के संतरे के बाग को देख रहे थे। कालू सुंदरी से कहता है, माँ मुझे संतरे खाने का मन कर रहा है, तुम मुझे संतरे लाकर दो ना। सुंदरी उससे कहती है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे संतरे लाकर दूं। अरे माँ, तो क्या हुआ, तुम पीलू के संतरों के बगीचे से संतरे चुरा लो ना। सुंदरी कहती है, अरे बेटा देख तो रहा है ना पीलू कैसे 24 घंटे वहाँ की चौकीदारी करती रहती है। अभी संतरे चुराना मुनासिब नहीं है। पीलू जब रात में सोने चले जाएगी तब हम संतरे चुरा सकते हैं। अरे लेकिन माँ, रात तक मैं क्या इंतजार करूं? मुझे तो अभी संतरे खाने हैं। सुंदरी कहती है, मैं कुछ न कुछ तरीका निकालती हूँ। हाँ, मुझे एक आइडिया सूझा है, तू ध्यान से सुन। मैं किसी तरह पीलू को आवाज लगाकर यहाँ पर बुलाऊंगी। जब पीलू मेरे पास आ जाए तो मैं उससे कुछ न कुछ बातें करते रहूंगी और उसका समय बर्बाद करूंगी। तब तक तू संतरे चुरा लेना। अरे वाह माँ, तुम तो बहुत चालाक निकली। हा, अब दोनों माँ बेटे ताजा ताजा संतरे खाएंगे। सुंदरी कहती है, चल अब तू जा, मैं पीलू को आवाज लगाती हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और सुंदरी जोर जोर के पीलू को आवाज लगाती है, अरे पीलू मुझे बचाओ, पीलू मुझे बचाओ, लगता है मेरे किचन में आग लग गई है, पीलू जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। पीलू सुंदरी की चीख पुकार सुनकर उसके पास जाती है। पीलू सुंदरी के घर पहुंचती है। सुंदरी के घर से धुआं निकल रहा था। पीलू हिम्मत करके अंदर जाती है तो देखती है कि सुंदरी ने बहुत सारी अगरबत्ती जलाई थी, जिसकी वजह से उसके घर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर पीलू सुंदरी से कहती है, अरे क्या सुंदरी काकी, आपने इतनी सारी अगरबत्ती जलाई है, आपके घर में आग वाग नहीं लगी है? सुंदरी कहती है, अरे लगता है ये कालू जलाकर चला गया होगा, मैं अभी आई, मुझे लगा घर में आग लग गई है। इस तरह से सुंदरी पीलू को बातों में उलझाए रखती है और उधर कालू ताजा ताजा संतरे तोड़ लेता है। पीलू सुंदरी के यहाँ से वापस चली जाती है। कालू ताजा संतरे लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। फिर दोनों माँ और बेटे संतरों का मजा लेते हैं। इस तरह से अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू को आवाज लगाती है, पीलू पीलू जल्दी आओ, लगता है मेरे घर में बिच्छू घुस आया है। पीलू फिर से सुंदरी के घर जाती है और जब वो घर के अंदर देखती है तो कहीं पर भी बिच्छू नहीं रहता है। वो सुंदरी से कहती है, काकी आपके घर कोई बिच्छू बिच्छू नहीं है, चलिए अब मैं अपने बगीचे की रखवाली के लिए वापस जाती हूँ। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे से कालू फिर से ताजे संतरे तोड़कर अपने घर ले आता है। ऐसे ही कई दिनों तक सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से संतरे चुराकर खाते रहते हैं और मजे उड़ाते रहते हैं। एक शाम पीलू अपने संतरे के बगीचे में संतरे गिनती है। अरे मेरे संतरे लगातार कम कैसे होते जा रहे हैं, जरूर कोई इन्हें चुरा कर लेकर जा रहा है। अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू का आवाज लगाती है, लेकिन पीलू उसके पास नहीं जाती है। आज चाहे कुछ हो जाए, मैं तो अपना बगीचा छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे इसकी चौकीदारी करनी ही पड़ेगी। सुंदरी और कालू निराश हो जाते हैं। कालू सुंदरी से कहता है, माँ ये पीलू तो बहुत चालाक निकली, ये तो टस से मस नहीं हो रही है, अब हम क्या करेंगे, आज लगता है संतरे खाने को नहीं मिलेंगे। सुंदरी कहती है, बेटा रात में जब पीलू सोने जाएगी तब हम संतरे चुरा लेंगे। इस तरह से दोनों माँ बेटे रात का इंतजार करते हैं। इधर पीलू अपने बगीचे में जाल बिछा देती है और सोचती है, मैं अब अपने बगीचे में जाल बिछा दी हूँ, अगर कोई चोर आएगा तो इसमें फंस जाएगा, फिर मैं उसे पकड़ लूंगी। रात होते ही सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे में चोरी करने के लिए जाते हैं। वे खूब सारे संतरे तोड़ते रहते हैं और जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं वे लोग जाल में फंस जाते हैं और जमीन में बहुत जोर से गिरते हैं और दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर पीलू तुरंत आती है। पीलू उन्हें डंडे से पीटने लगती है, चोर कहीं के, मेरे संतरे चुराते हो, मैं तुम्हें अब पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसकी पिटाई से सुंदरी बोलती है, अरे पीलू हमें माफ कर दे, मैं सुंदरी हूँ तेरी पड़ोसन, ये कालू है मेरा बेटा। पीलू उन्हें देखकर चौंक जाती है। सुंदरी कहती है, बेटी हमें माफ कर दे, हमें पुलिस के हवाले मत कर। कालू कहता है, पीलू दीदी अगर आप शोर मचाओगी तो सभी पक्षी यहीं आ जाएंगे,
और फिर हमारी बहुत बदनामी होगी। पीलू कहती है, मैं आपको एक ही शर्त पे छोड़ूंगी कि आप मेरे पूरे नुकसान की डबल भरपाई करेंगे। फिर सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से जितने भी संतरे चुराए थे उनका 2 गुना दाम देते हैं। फिर पीलू उनसे वादा लेती है कि वे लोग आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद सुंदरी और कालू मेहनत करते और पैसे कमाते और पैसे देकर ही पीलू से संतरे खरीदते थे। पीलू इस बात से खुश थी कि ये वे लोग सुधर गए थे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का बचा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं, कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है, तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो। इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ आता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। मम्मी पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं।
सर्दियों का मौसम चल रहा था। पीहू हिरन और चुन्नू बालू की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे। उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं। तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। ये हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुन्नू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो। आ जाओ, चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी मामा मामी इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुँचते हैं जहाँ गन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी, मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा 2 गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी, ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूं? क्यों नहीं, जरूर आओ, मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसे घास चर रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है। ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना। क्योंकि बच्चों, वहाँ पर खेत खलियान और पेड़ पौधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ हैं, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। ओ, अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे? मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी, कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है। वो जो हम पिछली बार आए थे तब आपने कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी, मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो, वो वाली कहानी सुननी है तुम्हें? अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी
तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। एक गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी। पिद्दी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। टॉली नगर के जंगल में कड़क सेठ पिज्जा की बड़ी सी दुकान चलाता था। उसी की दुकान के सामने पीलू सस्ता दाल चावल बेचा करती थी। ये बात कड़क को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक गरीब चिड़िया उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाए। एक दिन कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के पास जाता है। एक गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। तेरी गरीब दुकान के कारण मेरे इस शानदार पिज्जा शॉप का शो खराब हो रहा है। कड़क सेठ जी, आपका और मेरा क्या मुकाबला है? आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अमीर लोग वहाँ आते हैं, मैं छोटी सी गरीब चिड़िया, मेरी दुकान में गरीब लोग ही आते हैं, और वैसे भी मेरी दुकान आपके पिज्जा शॉप से बहुत दूर है। मुझे ज्ञान देती है? फिर कड़क और उसके आदमी पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। पीलू बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ दाल चावल ही तो बेचा करती थी मैं, इसमें इस कड़क सेठ का क्या नुकसान हो रहा था? लेकिन घमंड के कारण उसने मुझ गरीब की दुकान ही तोड़ दी। पीलू रोते रोते सो जाती है। जब वो उठी है तो देखती है कि कड़क सेठ और उसके आदमी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी, ऐसे ठान लेती है। ऐसा सोचकर पीलू अपनी टूटी हुई दुकान के सामान को फिर से इकट्ठा कर लेती है और तवे में पिज्जा बनाने लगती है। कुछ गरीब चिड़िया वहाँ आती है। अरे पीलू बहन, तुम भी पिज्जा बना रही हो? ये तो हम खा ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगे होते हैं ना ये, अमीर लोगों का खाना है ये। नहीं बहन, मैं पिज्जा सस्ते दामों में ही दूंगी और इतनी टेस्टी कि अमीर भी इसको खाने आएंगे। फिर थोड़े ही दिनों में पीलू का पिज्जा बहुत फेमस हो गया और गरीब लोगों के साथ अमीर भी उसकी दुकान में आने लगे। एक दिन पीलू के घर के पास दबंग जाबाज पहुंचता है। पीलू, मैं तुम्हारी दुकान में नहीं आ पाया, लेकिन मुझे तुम्हारा पिज्जा खाना है। लेकिन अगर मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैं आपको अभी एक पिज्जा बना कर देती हूँ, जाबाज जी, आपको जरूर पसंद आएगा। जाबाज को पीलू के पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफ करके उसको पैसे देकर चला जाता है। इसको देखकर कड़क गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान तोड़ने जाता है। पिद्दी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है और अकेले ही कड़क और उसके गुंडों को पिटाई कर देता है। अरे भागो, जाबाज से तो कोई नहीं बच सकता। इसके बाद जाबाज के डर से कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू अपनी मेहनत और लगन के कारण पिज्जा की बड़ी सी दुकान खोल लेती है। लेकिन फिर भी गरीब लोगों को वो सस्ते दामों में ही पिज्जा बेचा करती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार गर्मी के मौसम में पीलू को 2 अंडे होते हैं। दोनों पति पत्नी उन अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक बार पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए, बहुत गर्मी बढ़ रही है, हम लोग ने तो कैसे भी घास फूस के इस घोंसले में अपना जीवन काट लिया, हम तो गर्मी सह लेते हैं, लेकिन इन अंडों का क्या होगा?
इतनी गर्मी में हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे बच्चों को गर्मी नहीं सताए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। बबलू कहता है, तुम ठीक कह रही हो पीलू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इतनी गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ख्याल आए तो मुझे जरूर बताना। इस तरह दोनों गर्मी में अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन अंडों से 2 बच्चे बाहर आते हैं। पीलू और बबलू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। अरे पीलू, ये तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ये देखो, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। एक बार बबलू भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। बबलू वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। मैं अभी जाकर पीलू को बताता हूँ। ऐसा सोचकर बबलू अपने घर की ओर चला जाता है। बबलू खुशी खुशी ये बात पीलू को बताता है। पीलू ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। पीलू कहती है, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने चलूंगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस तालाब की ओर चले जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर पीलू कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। पीलू आसपास देखती है तो उसे एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे पीलू, मिट्टी देखकर क्यों खुश हो रही हो? अजी, आपको पता है क्या, मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहता है। मैं इस मिट्टी से एक मटकी बनाऊंगी जिसके अंदर हम अपना घर बनाएंगे। उसकी बात सुनकर बबलू कहता है, वाह पीलू, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों मिलकर मटके का घर बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर तालाब के किनारे रहने लगते हैं। एक तरफ पीलू अपने परिवार के साथ ठंडे मकान में रह रही थी। पूरे जंगल में सभी पक्षी गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौआ तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। अरे ये क्या, ये पीलू तो मटके के घर में रह रही है। वो पीलू के घर के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, पीलू, ओ पीलू बहन, जरा बाहर तो आना। अरे पीलू बहन, तुम तो बहुत चालाक निकली, यहाँ तालाब के किनारे मटके के घर में रह रही हो और मैं वहाँ बाहर गर्मी में रह रहा हूँ। पीलू बहन, मैं गर्मी से जल रहा हूँ, तुम मेरे लिए भी ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। पीलू ये सुनकर डर जाती है। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर आपको मटका का घर चाहिए तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बना कर दूं। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। अगर मुझे तुमने मटके का घर नहीं बना के दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ। 2 दिनों बाद मैं फिर से आऊँगा, मुझे मेरा घर तैयार चाहिए। इस तरह से पीलू को धमकाकर कालू वहाँ से चला जाता है। पीलू सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ, ये कालू ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। पीलू मिट्टी इकट्ठा करके कालू के लिए मटकी का घर बनाती है। 2 दिनों बाद कालू फिर से उसके पास जाता है। क्यों रे पीलू, क्या तूने मेरे लिए मटके का घर बनाया कि नहीं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, वो देखो, वो रहा तुम्हारा मटके का घर। फिर कालू अपने मटके के घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। कालू सोचता है, अरे वाह, इस मटके के घर में कितनी ठंडक है। अगर मैंने इस चिड़िया को डराया नहीं होता तो ये मेरे लिए मटके का घर नहीं बनाती। लेकिन जब सभी पक्षियों को पता चलता है कि कालू ने पीलू को डराकर अपना घर बनवाया तो वे नाराज हो जाते हैं और कालू को धमकाते हैं। फिर कालू को अपना मटकी का घर बनाने के लिए पीलू को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी पक्षी पीलू से पैसे देकर मटकी का अपना अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से पीलू सबके लिए मटके का घर बनाकर बहुत खुश होती है। इससे उसकी आमदनी भी हो जाती है। फिर वे सब गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहते हैं।